ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो हमने काम किया था, हमने CSS की वो प्रॉपर्टीज़ देखी थी जो कि टेक्स्ट पे हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारी जो प्रॉपर्टी थी उसका नाम क्या था, फॉन्ट फैमिली, जो कि बेसिकली टेक्स्ट का फॉन्ट बदलती थी। और फॉन्ट में मैंने कहा था कि 3 किस्म के मेन फॉन्ट होते हैं, एक सैरिफ होता है, सैन सैरिफ होता है और मोनोस्पेस होता है। उसके बाद फॉन्ट साइजेस में सिंपल हम लोग जो उनके फॉन्ट के साइजेस वगैरह सेट कर रहे थे। अब इसके सेट करने के 3 तरीके हैं, या तो आप पिक्सल यूज़ करें, सही है, या परसेंटेज यूज़ करें, या EM यूज़ करें। एक और आपके पास होता है REM, ये भी एक यूनिट है फॉर टेक्स्ट साइजेस, सही है। EM और REM में थोड़ा फर्क है, EM जो है वो थोड़ा अकॉर्डिंग टू स्क्रीन साइज होता है, REM जो होता है विदाउट स्क्रीन साइज होता है, थोड़ा सा बस हल्का सा डिफरेंस है, लेकिन नॉर्मली अगर आप EM ही यूज़ कर रहे हैं तो वो मोर देन इनफ है। उसके बाद फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल में क्या होता था, कौन सा स्टाइल, इटैलिक, तो सिंपल इटैलिक या नॉर्मल दोनों में से कोई एक था। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में आपके पास अपर केस लोअर केस वगैरह का इशू था। टेक्स्ट डेकोरेशन में अंडरलाइन, बेसिकली मेन जो फीचर था अंडरलाइन था। उसके बाद लाइन हाइट जो थी, 2 लाइंस के बीच में हाइट, लेकिन ये लीडिंग हाइट है। लीडिंग हाइट का मतलब होता है कि जो आपकी टेक्स्ट है उसकी ऊपर वाला एरिया, ठीक है। उसके बाद है टेक्स्ट अलाइन, बहुत आसान था, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई, चौथा। उसके बाद है टेक्स्ट इंडेंट, जो कि लास्ट हमने पढ़ा था, और मैंने कहा था ज़्यादा कोई इतना यूज़ होता नहीं है ये, क्योंकि बहुत कम होता है कि आप वेबसाइट्स में कोई एप्लीकेशन कुछ फॉर्मेट में लिख रहे हो, क्योंकि वहीं पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे आपका लेटर या एप्लीकेशन होती है, क्योंकि आपके ब्लॉग्स वेबसाइट्स वो सारा लेफ्ट से ही शुरू होता है, तो इस वजह से इसका यूज़ बहुत कम है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमने यूज़ किया फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट सिंपल बोल्ड और बोल्डर करने के लिए यूज़ होता है, इसके 3-4 होते हैं। अच्छा, इसमें यूनिट्स में एक तो नॉर्मल हो सकता है, बोल्ड हो सकता है और बोल्डर हो सकता है, सही है। इसके अलावा इसके नंबर्स भी होते हैं जो 100 से शुरू होते हैं और 900 तक जाते हैं, मतलब ये वही बोल्डनेस है। और 400-300 के अराउंड नॉर्मली होती है, मतलब नॉर्मल जो आपका टेक्स्ट होता है ना वेट, वो 400-300 होता है। उसके बाद अगर आप 600 पे चले जाते हैं तो आपका थोड़ा बोल्ड हो जाता है, तो ये तक मैक्सिमम 900 तक जा सकता है। तो आप दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम होगा कि आपको इस तरह की सेटिंग यूज करनी पड़े। आप नॉर्मली बोल्ड से आपका काम चल जाता है, आप बोल्ड कर लेते हैं, आपका काम हो जाता है। बस थोड़ा सा वही थिकनेस का फर्क है, बोल्डर जो होता है वो थोड़ा ज्यादा थिकनेस होता है, समझ लेंगे। बोल्ड जो है वो 600 है और वो 900 है, तो थोड़ा सा उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है। टेक्स्ट डेकोरेशन में हमने देखा था कि स्ट्राइक थ्रू था, यानी कि ये लाइन थ्रू जो हमारी सेटिंग थी वो सिंपल हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन है। अब फॉन्ट वेट को हम वापस ले आते हैं 900 पे। अब हम इस फाइल को दोबारा चला के देख लेते हैं। तो ये हमारी कुछ कल इस तरीके से दिखी थी। इसके अलावा अब फॉन्ट बदलने का एक और तरीका होता है। फॉन्ट अब जो आपके पास CSS देता है वो इनफ नहीं है। जब भी आपको कोई काम बंदा देगा, वो लाजमी सी बात है वो अपने फॉन्ट यूज करेगा, क्योंकि फॉन्ट वो चीज है जो आपको सबसे ज्यादा दिखती है किसी वेबसाइट पे, कि कोई भी टेक्स्ट है, हेडिंग लिखी हुई है, नेविगेशन में टेक्स्ट लिखी हुई है, उसका फॉन्ट क्या है, तो ये सबसे ज्यादा दिखने वाली चीज है। तो इसकी वजह से आपके पास जो फॉन्ट अवेलेबल है वो काफी नहीं है। तो हमारे पास दूसरा क्या तरीका है, हमारे पास एक दूसरा तरीका है जिसको हम कहते हैं गूगल फॉन्ट्स। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे गूगल फॉन्ट, तो आपको पहली लाइन मिलेगी किसकी, गूगल फॉन्ट्स की। आप इस पे क्लिक करें तो आपके पास ये कुछ जबरदस्ती स्क्रीन खुल जाएगी, जिसके ऊपर दुनिया जहान के आपके पास फॉन्ट्स अवेलेबल होंगे, ठीक है। इसमें आप ऊपर नाम से भी सर्च कर सकते हैं और वैसे आप इधर टेक्स्ट से भी देख सकते हैं। अब इसमें से हम क्या करते हैं, हम कोई फॉन्ट सिलेक्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि इनमें से जो फॉन्ट है वो हमारा फॉन्ट लगे, जैसे कि ये है फास्ट हैंड है, ठीक है, एक बहुत जबरदस्त सा फॉन्ट नजर आ रहा है। तो अब इस फॉन्ट को मुझे अपनी फाइल में हम कैसे यूज कर सकते हैं, मेन काम यही है। तो इसको यूज करना बहुत ज्यादा इजी है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्लिक करेंगे। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो इसका ये पेज ओपन हो जाता है। अब आपसे पूछता है कि इसमें साइजेस कौन कौन से अवेलेबल हैं। ये रेगुलर क्या है 400, ये बेसिकली फॉन्ट वेट की ही बात कर रहा है,
याद है अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि 100 से लेके 900 तक जाता है, तो ये 400 जो है 300, मैंने जैसे कहा 300 400 नॉर्मल ही रेंज है। तो ये कह रहा है कि ये इसकी विथ ये फॉन्ट वेट क्या है इसका 400, जो आपको मतलब फॉन्ट मिलेगा उसकी फॉन्ट वेट बाय डिफॉल्ट 400 होगी। तो अगर मैं ऊपर नीचे जाऊं तो इसके पास सिर्फ यही अवेलेबल है, ठीक है। और यहां पे इसने दो अलग अलग फॉन्ट साइजेस के साथ दोनों को शो कराया है। ये कराया है कि ये 48 पिक्सल्स पे कुछ ऐसा दिखेगा और 36 पिक्सल्स पे कुछ ऐसा दिखेगा, और ये 120 पिक्सल्स पर है। ये कह रहे हैं कि आप इसको स्लाइडर को ना चेंज करके देखोगे अलग अलग फॉन्ट साइजेस पे ये कैसा दिखेगा। हम कहते हैं ठीक है हमें ये रेगुलर वाला जो है यानी कि 400 फॉन्ट वेट वाला फॉन्ट वेट ये मुझे चाहिए। तो आप इस प्लस को क्लिक करोगे, जब आप इस प्लस को क्लिक करोगे तो साइड से ये वाला बार ओपन हो जाता है। साइड से वाला बार जब ओपन हो तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देता है। पहला ऑप्शन देता है कि आप लिंक के थ्रू उठाओ, दूसरा ऑप्शन देता है इंपोर्ट के थ्रू उठाओ। तो इस पे फर्क सिर्फ क्या है, लिंक जो है किसका टैग है HTML का, और ये जो इंपोर्ट है ये CSS का टैग है। तो बेसिकली वो आपसे पूछ रहा है कि आप इसको लगाना किस में चाहते हो, डायरेक्ट HTML में या CSS में। तो हम इसको कहते हैं कि अभी हम लोग क्योंकि CSS इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं किस में लगाऊंगा, इंपोर्ट में। अब आप जब इसको इंपोर्ट में लगाने की कोशिश करोगे तो ये आपको स्टाइल का टैग देगा। याद है हमने भी स्टाइल का टैग यूज किया हुआ है। तो आप स्टाइल का टैग कॉपी ना करें, इस स्टाइल के टैग के बीच में जो भी चीज लिखी हुई है ना इसको कॉपी कर लें। जब आप इसको कॉपी करके ले आएंगे तो आप अपने स्टाइल टैग के बिल्कुल ऊपर जाएं, सबसे टॉप पे आप वहां पे एंटर करें और इस लाइन को कॉपी पेस्ट कर दें। याद रहे कि ये जो इंपोर्ट वाली लाइन है ये सबसे ऊपर होनी चाहिए, अगर आप इसको नीचे रखेंगे तो ये नहीं चलेगी। सही है, हमेशा इसको कहां रखना है, ऊपर। और इंपोर्ट, अगर ये इंग्लिश वर्ड का आपको मतलब पता हो तो इंपोर्ट का मतलब होता है कोई चीज लगाना, अपने पास किसी चीज कहीं से कोई चीज रिसीव करना। तो इंपोर्ट यही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे आप सुनते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। तो ये बेसिकली आपको बता रहा है कि आप एक फॉन्ट उठाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका फॉन्ट फैमिली का नाम क्या है, फास्ट हैंड, और आपको बता रहे कहां से आ रही है, fonts.google.com से आ रही है। अब ये तो हो गया। अब मसला ये है कि मैं इसको अपने पैराग्राफ पे लगाऊं कैसे। अभी पैराग्राफ पे कौन सी फॉन्ट फैमिली लगी हुई है, SegUI। अब क्योंकि ये वाला फॉन्ट CSS में अवेलेबल ही नहीं है तो जो आपका VS कोड है वो इसका नाम भी सजेस्ट नहीं करेगा। तो अब ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तक आपको प्रॉपर नाम नहीं पता होगा तब तक ये फॉन्ट फैमिली में आप क्या लिखोगे। तो उसका हल क्या है, आप दोबारा वापस इसी पेज पे आए और यहां पे आपको ये स्क्रॉल बार दिख रहा है, तो आप नीचे जाएंगे। जब आप नीचे जाएंगे तो ये आपको बताएगा कि आपको फॉन्ट फैमिली की प्रॉपर्टी में क्या लगाना है। तो ये आपको कह रहा है कि पहले तो फास्ट हैंड लिखो, उसके बाद कर्सिव लिखो। अब ये आपने देखा जैसे हमने कल बात की थी कि आप हमेशा दो ऑप्शन या एटलीस्ट 3 ऑप्शन देते हो। तो ये आपको कह रहा है कि पहले तो फास्ट हैंड दो, उसके बाद कर्सिव दे दो, कि एनी केस अगर आपकी फास्ट हैंड नहीं चलती। अब ये एनी केस क्या हो सकता है, यहां पे बहुत समझना इसको आसान है, क्योंकि ये जो फॉन्ट है ये इंटरनेट से इंपोर्ट हो रहा है। सही है, गूगल की वेबसाइट से इंपोर्ट हो रहा है। अगर फर्ज करेंगे आपका जो यूजर है फॉर एनी रीजन उसका इंटरनेट कनेक्शन ब्रेक हो गया, तो अब ये फॉन्ट उसकी वेबसाइट जो है इस फॉन्ट पे वो इंपोर्ट नहीं कर पाएगी। जब वो इंपोर्ट नहीं कर पाएगी तो उसको फॉन्ट नहीं मिलेगा, तो वो एक तरह से क्रैश कर जाएगा। तो इस वजह से वो फिर किसके पे चला जाएगा, कर्सिव पे। तो वो देखेगा सेकंड ऑप्शन क्या है। अगर आप उसको सेकंड ऑप्शन नहीं देते तो वो कहां चली जाती, सेरिफ पे, सॉरी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कौन सा फॉन्ट था, सेरिफ था। तो आप सोचेंगे एक बंदे ने ऐसी टेक्स्ट दिखाने की कोशिश की और उसको दिख सेरिफ रहा है, और सेरिफ आपको पता है कुछ इस तरीके से दिखता है लेकिन उसकी एजेस वगैरह होती हैं। तो खैर हम इस लाइन को कॉपी करते हैं, बल्कि इस वैल्यू को, क्योंकि फॉन्ट फैमिली हमारे पास ऑलरेडी लगी हुई थी प्रॉपर्टी, तो बस मैं इसकी वैल्यू कॉपी करता हूँ और मैं पैराग्राफ में जो मेरी ये वैल्यू लगी हुई है इसकी जगह पे पेस्ट कर देता हूँ। जब मैं इसको पेस्ट किया, अपने इधर गूगल पे आया, तो आपकी फॉन्ट फैमिली चेंज हो चुकी है। अब इसी तरीके से आप गूगल फॉन्ट से कोई भी आप इसका फॉन्ट जो है वो उठा सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत इजी है। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि और भी बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे आज से कुछ टाइम पहले तक बहुत जो पॉपुलर थी वो थी फॉन्ट ऑसम। fontawesome.com एक बहुत पॉपुलर वेबसाइट थी, लेकिन जब गूगल आया तो अब गूगल तो गूगल है, तो हर कोई, क्योंकि फिर अब गूगल पे शिफ्ट हो गया है, तो नॉर्मली अब गूगल फॉन्ट्स ही यूज़ होता है। और इसका एक और फ़ायदा है गूगल का कि एक तो आप यहाँ पे ना सर्च भी कर सकते हैं, कि ये एक तो आपको यहाँ पे बहुत सारी फीचर्स भी दे रहा है खैर, और दूसरा यहाँ पे डाउनलोड फैमिली का भी ऑप्शन दे रहा है।
डाउनलोड फैमिली का ऑप्शन है WTF, इसका एक वो WFF सॉरी, इसका फाइल फॉर्मेट होता है, वो आप उसको डायरेक्टली इंपोर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास एक बहुत ज़्यादा ऑप्शन है जो गूगल देता है, और गूगल एक रिलायबल सोर्स है। तो ये तो मुझे पता है कि भाई गूगल का सर्विस तो डाउन होने वाली नहीं है, तो नॉर्मली लोग जो है वो गूगल की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो हमारा रहता था, जो हमने कवर करना था। उसके अलावा हम देखते हैं कि हमारा क्या रह गया था। अच्छा, आपको विड्थ एंड हाइट भी दिखाना था, सही है। तो एक और काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम बनाते हैं एक डिव। डिव किस तरह का एलिमेंट है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट। इसको मैं देता हूँ बॉक्स, ठीक है। ये मेरी CSS, मैं कहता हूँ ID है मेरी बॉक्स की, सही है। अब इस पे हम एक काम करते हैं, हम इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं एक्वा, ठीक है। अब हम अपने इस पे जाते हैं, तो आपको कहीं भी एक्वा दिख रहा है? नहीं। कोई मुझे बता सकता है क्यों? अभी तक डिव में कुछ दिया नहीं है, तो उसकी जो हाइट है वो नहीं बनी है, सही है। डिव ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो वो रॉ पूरी उठाता है, लेकिन वो रॉ तब उठाएगा जब उसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी। जब तक कुछ ना कुछ हाइट नहीं होती तब तक वो कोई जगह भी नहीं उठा सकता। तो अब इसके दो तरीके हैं, या तो मैं इस डिव के अंदर कुछ भी लिख दूं। अब मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो ऊपर ऊपर उसने अपनी पूरी लाइन घेर ली, क्योंकि वो एक ब्लॉक लेवल टाइप ऑफ एलिमेंट है। बल्कि काम करते हैं, इसको थोड़ा ना नीचे लेकर आते हैं। तो ये आपके पास आपका डिव आ चुका है। दूसरा मेरा तरीका ये कि मैं चाह रहा हूं कि नहीं, इसके अंदर मुझे अभी कुछ देना नहीं है। अगर मुझे कुछ देना नहीं है और मुझे देखना भी है कि मेरा डिव किधर है, तो एक मैं टेक्निक यूज कर सकता हूं। मैं इसको कह सकता हूं कि भाई इसको विड्थ दो 200 पिक्सल्स की, और इसको हाइट दो 200 पिक्सल्स की। इसको मैं विड्थ भी दे रहा हूं, हाइट भी दे रहा हूं, कितनी? 200 पिक्सल्स की। जब दोनों साइड्स इक्वल हो तो वो कौन सी ज्योमेट्री है? स्क्वायर है, ठीक है। तो आपका अगर हम इसको थोड़ा सा आगे करें, तो अब आपके पास एक बॉक्स बन चुका है। उसकी वजह यह है कि आपने उसकी हाइट और विड्थ सेट कर दी है। अभी जो हाइट और विड्थ की प्रॉपर्टी है, ये तकरीबन हर जगह पे अप्लाई होती है जो भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट होगा। किसी भी तरह का ब्लॉक लेवल एलिमेंट हो तो उस पर हाइट और विड्थ की प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। और जो इनलाइन, इनलाइन बोल रहा हूँ, जो इन ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, नहीं इन ब्लॉक दूसरा है, इनलाइन, उसको इनलाइन बोलते थे, स्पैन, हाँ इनलाइन सही, सॉरी। तो इनलाइन जो हमारे पास आपके पास टैग्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनकी क्या सिर्फ हो सकती है? विड्थ हो सकती है, 1 डायमेंशन। और जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं उनकी 2 डायमेंशन होंगी, यानी कि आपकी विड्थ भी और हाइट भी। तो उसमें आप सिर्फ विड्थ कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें आप हाइट और विड्थ दोनों कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये वाले जो डब्बे हैं आपको थोड़ी ज़्यादा ज़िंदगी में दिखना शुरू होंगे अभी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है हमारा इनसे हो रहा होता है। अच्छा, एक हमने एक चीज़ पढ़ी थी, टेक्स्ट अलाइन। अगर मैं इसको सेंटर करूं तो ये सेंटर क्यों नहीं हुआ? इसके अंदर टेक्स्ट होगा वो सेंटर होगा, गुड। तो इसका मतलब है कि अगर मैं ये जो बॉडी है, अगर इस पर टेक्स्ट अलाइन लगाऊं तो ये डिव बीच में आएगा। किसी को इसकी रीजन पता है? इसको हम अभी ये फेज आता है डीबगिंग का। आपको ये बड़े मसले मसाइल होंगे कि एक प्रॉपर्टी जो है आपको बताई गई है कि ये टेक्स्ट अलाइन कहाँ पे करती है? सेंटर में करती है। अब आप उसको टेक्स्ट अलाइन करेंगे लेकिन वो सेंटर होगी नहीं। ख्याल करें, सही है। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? इसकी एक सिंपल आपको ये चीज़ सीखनी चाहिए कि आप इस पर राइट क्लिक करें और किस पे जाएं? इंस्पेक्ट पे। जब आप इंस्पेक्ट पे आएंगे तो ये वाला कुछ बॉक्स खुलेगा, एलिमेंट का सेक्शन है ये पहले भी दिखाया मैंने, ये एलिमेंट्स का सेक्शन है, राइट। अब इस एलिमेंट के सेक्शन पे मैंने कहा था कि जो आपका ये डिव है इस पे आप क्लिक करेंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो डिव है, जो टेक्स्ट अलाइन जो आपका काम कर रहा है, बॉडी, वो रेफरेंस से काम करता है कि एक पहले पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए, फिर उसके अंदर क्या होना चाहिए? चाइल्ड एलिमेंट।
और ये जो है ये डायरेक्ट बॉडी के अंदर ही खुद एक एलिमेंट है। तो टेक्स्ट अलाइन तब काम करेगा जब कोई चीज इस डिव के अंदर होगी, तो वो उस पर वर्कआउट करेगा। अभी अगर मुझे इसको बीच में लाना है तो मैं एक प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ मार्जिन की, ठीक है, वो इसको बीच में घसीट देगा, क्योंकि मार्जिन जो होता है वो इररिस्पेक्टिव होता है कि ये पेरेंट है चाइल्ड है, वो बस देखता है बराबर वाले एलिमेंट से धकेल दो। खैर जब हम लोग मार्जिन पैडिंग पढ़ेंगे तो उसको हम ज़्यादा देख लेंगे, लेकिन ये देख बताने वाली बात ये है कि आपको ये वाला जो तरीका है ना, इससे आपको पता चल जाता है कि आपका एलिमेंट की जगह कितनी है या आपका एलिमेंट कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। सही है, तो उसकी सोर्सेज आपको पता चल जाती है। इधर मुझे एक और चीज़ समझ आ रही है, वो क्या है कि ये जो डिव है इसकी स्ट्रेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो आपने जब टेक्स्ट अलाइन किया ना बॉडी पे, तो बॉडी ने इसको सेंटर लाइन किया, लेकिन उसको हिलने के लिए जगह ही नहीं है। तो सेंटर अलाइन वो हुआ तो, लेकिन आपको फर्क महसूस ही नहीं हुआ क्योंकि वो फंसा हुआ है, उसको साइडों से जगह ही नहीं है कि वो यूं बीच में जाए। तो वो अपने तौर पे तो बीच में आ चुका है, लेकिन आपको फर्क महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो है ना ये डायमेंशन, ये तो आपने बोला ना कि हाइट एंड विड्थ जबरदस्ती इसकी 200-200 कर दो, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो ये पूरी जगह ही लेगा। ब्लॉक लेवल की तो यही प्रॉपर्टी थी। तो वो वैसे HTML में वो ये पूरी लाइन ही घेर रहा है, लेकिन ये कलर जो है ये आपकी हाइट एंड विड्थ की वजह से इस हिस्से तक दिख रहा है। ये बात समझ आ रही है? अगर हम इसकी विड्थ हटा लें तो ये ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये डिव है, इसकी मैंने विड्थ हटा दी, सिर्फ मैंने रख दी। अब देखें, ये यहां से शुरू हो रहा है, यहां पे खत्म हो रहा है। ये वो वाली बात है कि ये आपका यूं डब्बा फंसा हुआ है, आप उसको कह रहे हो सेंटर में हो जाओ। अब वो सेंटर में हो गया, लेकिन अब इधर घुसने के लिए जगह ही नहीं है उसको, तो आपको वो महसूस नहीं हो रहा कि वो सेंटर में आया है। अब ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये आपको पागल करती हैं। अब आप बोलोगे यार ये छोटा सा डब्बा था मेरा, क्योंकि आपको तो लग तो ये रहा था ना डब्बा इधर खड़ा हुआ है, लेकिन वो डब्बे की पूरी जो डायमेंशन है वो तो आखिर तक है। अब वो आपको दिख नहीं रही थी, आपको लग रहा था यहाँ पे पूरा सफेद है, ये बीच में सिर्फ ब्लू है। आप बोले तो यार सेंटर लाइन कर रहा हूँ, इसको तो बीच में आना चाहिए था, वो बीच में फिर क्यों नहीं आया? तो इसको देखने के लिए आपको ये देखना पड़ता है कि इसकी टोटल स्ट्रेंथ कहाँ तक है। अगर इसकी स्ट्रेंथ यहीं तक होती ना तो ये बीच में आ जाता, क्योंकि अब उसके पास मूवमेंट के लिए जगह है। ये बात समझ आ रही है? तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा। अभी आपके पास जो ये मसले मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ेंगे कि आप प्रॉपर्टीज लगा रहे होगे, धड़ाधड़ लगा रहे होगे और पीछे कोई भी फर्क नहीं आएगा। दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपका कोई सिंटैक्स एरर है जो कि बहुत कम होता है। CSS में नॉर्मली मैंने देखा है सिंटैक्स एरर होता ही नहीं है। सही है, कभी कभी ये हो जाता है, जैसे कल मेरे साथ हो गया था कि मैंने जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट लगा दिया था, तो वो तो चलो एक अलग बात हो जाती है। तो लेकिन वैसे आप लोगों ने तो अभी तो कोई ना जावास्क्रिप्ट ना पाइथन कुछ भी नहीं पढ़ी, तो आप लोग ऐसी कोई गलती करोगे नहीं। लेकिन अगर हाँ सिंटैक्स एरर नहीं है आपका, और उसके बावजूद अगर आपके वो सेंटर लाइन नहीं हो रहा, तो उसका मतलब यही हो सकता है कि आप उसमें कोई लॉजिकल मिस्टेक कर रहे हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो एरर होता है वो दिखता नहीं है। अभी आपने देखा मैंने उसको सेंटर लाइन किया तो कोई मेरे पास एरर नहीं आया, सब कुछ नॉर्मल चला। अब आप बोलोगे यार सब कुछ सही भी चल रहा है, लेकिन मैं जो काम चाह रहा हूँ वो हो भी नहीं रहा, तो बंदा ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। अब इसको गूगल पे भी आप कैसे सर्च करोगे कि मेरे पास एक बॉक्स है, मैं उसको सेंटर लाइन कर रहा हूँ, सेंटर लाइन नहीं हो रहा। सही है, अब उसको गूगल को तो नहीं पता ना कि आपने कौन सा कोड लिखा है, उसको क्या पता आपने क्या कोड है। वो आपको यही बोलता रहेगा टेक्स्ट लाइन से क्या करो, सेंटर बीच में आ जाएगा। आप बोलोगे भाई मैंने लगा लिया नहीं हो रहा, और उसको ये बात कैसे समझाओगे? समझ रहे हैं? तो ये आपको ना अच्छा खासा CSS में पागल कर देती है कि एक चीज होनी चाहिए वो हो नहीं रही। तो इसको ध्यान में रखने के लिए आपको ये जो एलिमेंट्स वाला टैब है ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। इसमें सबसे पहले आप उस एलिमेंट पे क्लिक रखें तो आपको ना ये शेड करके दिखाएगा। अब ये शेड इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसका कलर ही ब्लू है, तो वो शेड करके दिखाएगा कि इसकी स्ट्रेंथ कहाँ तक है। तो आपको ये बात दिमाग में आ जाएगी, अच्छा ये इसकी तो पूरी जगह उसने घेरी हुई है, तो ये बीच में आएगा कैसे? ठीक है, खैर थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। तो हाइट एंड विड्थ तो आपका हो गया। और हाइट एंड विड्थ का एक एट्रीब्यूट भी था जो हमने इमेज के लिए यूज किया था, राइट? तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये हम लोग नॉर्मली एट्रीब्यूट में यूज नहीं करते क्योंकि हम ये CSS के थ्रू कंट्रोल करते हैं। तो टेक्स्ट तो हमने तकरीबन अपर केस लोअर केस हो गया था, लाइन हाइट हो गई थी, लेटर स्पेसिंग, टेक्स्ट इंडेंट हो गया था, ये शेडो मैंने कहा था इसको भी आप छोड़ें, लिंक विजिटेड नहीं, ये नहीं,
अच्छा, ये जो चीज़ है इन्होंने ये टेक्स्ट में लगाई हुई है, मुझे इसकी बात समझ में नहीं आ रही टेक्स्ट में क्यों लगाई है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि ये होवर है और इसके आगे क्या लगा हुआ है, कॉलन लगा हुआ है। किसी भी और प्रॉपर्टी में आगे कॉलन आपको नज़र नहीं आया होगा, सिर्फ इस प्रॉपर्टी में आपको कॉलन नज़र आ रहा है। पहले ज़रा देखते हैं कि ये है क्या। हमने एक ये डिव बनाया हुआ है, सॉरी बॉक्स बनाया हुआ है। हम एक काम करते हैं, इसमें मैं कहता हूँ होवर और इसका बैकग्राउंड कलर मैं कह लेता हूँ रेड। तो एक चीज़ अब आप देखें कि मैं इसके ऊपर जब क्लिक लेके जा रहा हूँ तो वो क्या हो जा रहा है, रेड हो जा रहा है। ठीक है, तो एक ये इफेक्ट आया, सही है। अब ये जो इफेक्ट आपके पास आया है ये किसके थ्रू आया है, मतलब मैंने उसको बताया है कि एक एलिमेंट है, उसकी आईडी क्या है, बॉक्स, उस पे, सही है, जब होवर हो तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, रेड कर दो, सही है। एक और चीज़ हम कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि भाई उसकी विड्थ सेट कर दो 200 पिक्सल्स, और इसका मतलब है कि जब मैं इस पर क्लिक लेके जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 200 पिक्सल्स हो जाएगा। तो ये जो चीज आपको दिख रही है कॉलन होवर, इसको हम कहते हैं सूडो सिलेक्टर। क्या कहते हैं, सूडो। सूडो का मतलब होता है बेसिकली नकली। अगर आप इंग्लिश में सूडो का मतलब देखेंगे वो बोलता है फेक, जो असल ना हो, जो रियलिस्टिक ना हो, उसको हम सूडो कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये एक तरह का सिलेक्टर है, लेकिन इसका नाम क्या है, सूडो सिलेक्टर। सूडो सिलेक्टर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला होवर ही है। और होवर कब इस्तेमाल होता है, जब आप किसी चीज़ पे एरो लेके जाते हैं। किसी को समझ आ रहा है इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ देखा है आपने, जो आपके बटन्स होते हैं वो, और तकरीबन हर लिंक या तकरीबन हर नेविगेशन बार पे होवर लगा हुआ होता है। अगर आप किसी भी वेबसाइट के लिंक पे जाएंगे तो आप ये देख रहे हैं, जब इस पे होवर कर रहे हैं तो इसका कलर चेंज हो रहा है। इसके अलावा ये देखो, तो तकरीबन जितनी भी आपकी नेविगेशन बार्स हैं उनके अंदर होवर इफेक्ट लाजमी होता है। इसके अलावा कुछ जो चीज़ों में ट्रांजिशन इफेक्ट भी होता है, लेकिन ट्रांजिशन हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, थोड़ी वो एडवांस्ड प्रॉपर्टी है। ट्रांजिशन में क्या होता है कि एक कोई वो आपने देखा होगा, एक कार्ड है, जैसे दराज अगर आपने वेबसाइट खोली हो तो उसमें प्रोडक्ट का कार्ड होता है। उस कार्ड पे जैसे ही आप होवर करते हैं ना तो वो कार्ड थोड़ा दूसरों से बड़ा हो जाता है, सही है, जिसको हम फोकस भी कह सकते हैं। लेकिन वो इफेक्ट किसके थ्रू हुआ हुआ होता है, होवर के थ्रू। हमने उस पर होवर की प्रॉपर्टी सूडो लगाई हुई होती है, और लगाई हुई होती है कि उसकी जो हाइट एंड विड्थ है वो इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज हो, लेकिन एक ट्रांजिशन के साथ हो। ट्रांजिशन क्या होती है, थोड़ी सी एनिमेशन। इसमें एनिमेशन क्या होती है, वो बहुत स्मूथली बड़ा होता है। लेकिन अगर आपने यही चीज़ यहाँ पे देखी हो तो वो ये कितना एब्रप्टली हो रहा है, मतलब आपने क्लिक रखा और यूं चेंज हुआ, क्लिक रखा यूं चेंज हुआ। तो ये है बाय डिफॉल्ट, नॉर्मली ऐसे ही होता है। तो हम इस चीज़ को स्मूथ आउट करने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ट्रांजिशन थोड़ी सी एडवांस प्रॉपर्टी है, वो हम आखिरी जब CSS का पार्ट होगा तब हम पढ़ेंगे, और नॉर्मली हम उसको यूज़ भी करेंगे, क्योंकि हम उसको आई थिंक यूज़ करते हैं उसमें कोराइजल बनाने के लिए। हम एक यहाँ पे कोराइजल बना लेते हैं। कोराइजल होता है जो आपकी नहीं इमेजेस यूँ बदलती रहती हैं, तो वो वाला इफेक्ट। तो ये हमारे पास एक होवर की प्रॉपर्टी है। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है इन्होंने ये वाला जो है ये टेक्स्ट में क्यों लगा है, हालांकि ये टेक्स्ट का पार्ट नहीं है, ये किसका पार्ट है, सिलेक्टर्स का। ये सूडो सिलेक्टर है। एक तो सिलेक्टर्स हैं डायरेक्ट, जो डायरेक्ट लगते हैं, उसके बाद एक आता है ये सूडो सिलेक्टर। इसके अलावा एक्टिव और फोकस पे अभी आप फोकस ना करें। एक्टिव जो होता है नॉर्मली ये होता है कि जैसे आपने नेविगेशन बार बनाया हुआ है, अब नेविगेशन बार पे आप कहाँ खड़े हुए हो, आप होम पे खड़े हो, आप सर्विसेज पे खड़े हो, आप अबाउट अस पे खड़े हो, तो आपने एक चीज़ देखी होगी, जिस पेज पे आप खड़े हुए होते हो वो डार्क हुआ होता है ऊपर नेविगेशन बार में। अगर आप अबाउट पे खड़े हुए होते हो तो अबाउट है, उसके ऊपर बॉक्स जो है, जैसे ये वाला इफेक्ट है वो परमानेंट हुआ होता है। मतलब कि अब ये तो क्लिक रखने पे हो रहा है ना, बल्कि यहाँ पे देखिए नजर आ रहा है, ये आपको ये ब्लू हुआ हुआ है, इसका मतलब कि आप इस पेज पे खड़े हुए हो, तो ये एक्टिव है। तो ये इस एक्टिव सूडो सिलेक्टर के थ्रू काम होता है कि जब आप बोलते हो कि भाई जब वो एक्टिव हो जाए, मतलब उस पेज पे वो बंदा चला जाए, तो आपको क्या करना चाहिए। उन्होंने उसको ब्लू किया हुआ है और उसका जो बाउंड्री है उसको ग्रे किया हुआ है। उसके बाद है फोकस। फोकस होता है जब आप किसी लिंक पे क्लिक करते हो,
मतलब आपने उसको क्लिक किया तो वो क्या हो गया, फोकस हो गया। ठीक है, लेकिन अभी ये इन चीज़ों को हम तब देखेंगे जब हम लोग बेसिकली नेविगेशन बार बनाएंगे, उस वक्त बनता है और यूजेज भी उसकी तब है। और यही चीज़ें यहाँ पे भी हैं, एक है लिंक और एक है विजिटेड। एक तो ये वाली लिंक का दो फेजेस हैं कि एक अभी तक लिंक सिर्फ लिखी हुई है और दूसरी लिंक विजिट हो चुकी है। आपने एक चीज़ नोट की होगी गूगल पे, जब आप कोई वेबसाइट विजिट कर लेते हो तो उसका कलर पर्पल हुआ हुआ होता है, बाकी लिंक्स का कलर ब्लू हुआ हुआ होता है। जो पर्पल कलर होता है वो किसके थ्रू होता है, विजिटेड। आप उसको बोलते हो कि जब ये लिंक विजिट हो चुकी हो तो आप उसका कलर पर्पल कर दो। अगर वो, वैसे ये बाय डिफॉल्ट फीचर है, आप अगर उसको ना भी करोगे तो वो पर्पल ही करता है। वैसे अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे पर्पल नहीं देखना, मैंने उसको डार्क ब्लू देखना है, अगर उसने वो विजिट कर लिया है, जैसे कि होता है कि नोटिफिकेशंस में होता है कि नोटिफिकेशन बोल्ड आता है अगर आपने उसको सीन ना किया हो, या ईमेल्स आपने पढ़ी होंगी शायद, तो वो बोल्ड हुआ हुआ आता है सब्जेक्ट, अगर आपने वो ईमेल रीड ना की हुई हो। अगर उस ईमेल को आप रीड कर लो तो वो लाइट हो जाता है, उसका बोल्डनेस खत्म हो जाती है। तो ये भी काम किसके थ्रू हो रहा है, लिंक और विजिटेड से। अगर आपने वो लिंक क्लिक नहीं की तो उस पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, लिंक। अगर आपने वो कर ली तो विजिट, सॉरी ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये सूडो सिलेक्टर्स है। जिसके आगे कॉलन नजर आएगा वो सारे क्या हैं, सूडो सिलेक्टर्स। और सूडो सिलेक्टर्स सब कुछ ऐसे ही लगते हैं। आप जैसे ये होवर है तो फोकस कुछ ऐसा लगेगा, सही है, एक्टिव कुछ ऐसा लगेगा, विजिटेड कुछ ऐसा लगेगा। बात समझ आ रही है? क्या चीज? नहीं, क्लास आईडी, टैग सिलेक्टर, सिलेक्टर्स किसी भी किस्म का हो उसके ऊपर ही लग जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ होती है जो आपको नॉर्मली दिखती नहीं है लेकिन बता देते हैं। ये चीज़ तो आपको पड़ी थी कि ये कौन सा सिलेक्टर है, यूनिवर्सल, और मैंने कहा था इसकी प्रॉपर्टी है ये सब पे लगता है। इसके अलावा दो और सूडो सिलेक्टर्स हैं जो बिना किसी सिलेक्टर के यूज होते हैं, वो हैं / आफ्टर, और सॉरी : आफ्टर और : बिफोर, : आफ्टर और : बिफोर। तो इसमें थोड़ा हम आगे चलेंगे तो हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, मीडिया क्वेरी। मीडिया क्वेरी क्या करती है कि वो स्क्रीन साइज के मुताबिक आपकी CSS जो है वो बदलती है। तो आप मोबाइल रिस्पॉन्सिव जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, मतलब कि आप कहते हैं कि जब मेरा मोबाइल डिवाइस हो तो एलिमेंट्स कुछ अलग तरीके से दिखने चाहिए, और जब आपकी वेबसाइट डिवाइस हो तो मतलब डेस्कटॉप डिवाइस हो तो आपकी स्क्रीन कुछ अलग दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे भी ये चीज़ यूज़ होती है। और दूसरा ये एनिमेशन होने से पहले, बिफोर, एनिमेशन होने के बाद, तो ये दूसरे सिलेक्टर्स भी वहाँ भी यूज़ होते हैं। अगर आप कोई इफेक्ट चाहते हैं एनिमेशन होने से पहले तो आप क्या करेंगे, बिफोर। अगर आप चाहते हैं कोई इफेक्ट हो एनिमेशन होने के बाद तो आप क्या करोगे, आफ्टर। सेम इफेक्ट मीडिया पे भी होता है। मीडिया का मतलब वही था कि स्क्रीन साइज के मुताबिक आपकी पूरी की पूरी CSS बदल जाती है, लेकिन हम वो मीडिया जब पढ़ेंगे तो आपको इफेक्ट नजर आएगा। बहुत आसान है। हमने इसकी थोड़ी झलक देखी थी जब हमने पिक्चर पढ़ा था, पिक्चर का टैग पढ़ा था, उसमें हम वीडियो में सॉरी जो SRC सेट था उसके अंदर हम ये बताते थे कि स्क्रीन साइज क्या होगी। तो वो एक तरह से मीडिया का ही समझ लें आपका एक इंट्रोडक्शन था। लेकिन मीडिया प्रॉपर्टी बहुत एक पावरफुल प्रॉपर्टी है जो कि CSS की प्रॉपर्टी है प्योरली, और वो यूज़ होती है और अच्छी खासी यूज़ होती है, हम भी करेंगे। फिलहाल इसका अभी आपके पास कोई यूज़ नहीं है। वैसे जो नॉर्मल मैंने कहा था सेटिंग होती है वो क्या कर लेते हैं हम लोग, मार्जिन 0, पैडिंग 0, एक और होता है बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, लेकिन ये सारी चीज़ें हम थोड़ी बाद में पढ़ेंगे। नॉर्मली हम क्या देते हैं, मार्जिन पैडिंग 0 देते हैं। जब हम मार्जिन पैडिंग हम 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि जो इनकी बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग्स थी वो 0 हो जाएंगी। आपने देखा ये थोड़ा ऊपर चला गया है, ये बिल्कुल इसकी लाइन में आ चुका है, ये बिल्कुल ऊपर चला गया, हालांकि इन पर लाइन हाइट लगी हुई है, इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट स्पेसेस थी वो सारी खत्म हो चुकी हैं। अब इसका मतलब है कि आप चाहते हैं, जब आप कह देते हैं कि यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा के आप कहते हैं मार्जिन पैडिंग 0, तो आप कहते हैं कि ये जो सारी साइजेस हैं अब मैं खुद दूंगा, सही है, तुम बाय डिफ़ॉल्ट वाली कुछ ना लगाओ। और ये बॉक्स साइजिंग क्या है ये हम थोड़ा बाद में देखेंगे। फिलहाल ये लगे रहने दो, अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे थोड़ी सी आपके पास
डायमेंशंस हैं जिसमें हमने विड्थ और हाइट अभी थोड़ी थोड़ी पहले पढ़ ली है। शायद हम जब HTML पढ़ रहे थे तो मैंने एक बात कही थी कि HTML में हर जो एलिमेंट है, हर जो टैग है, वो एक क्या है, बॉक्स है। तो मैंने कहा था कि बॉक्स होगा लेकिन दो तरह के होंगे बॉक्स, या तो वो एक मैंने कहा था कि इनलाइन बॉक्स होगा या वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट टाइप बॉक्स होगा। तो मैंने इसकी एग्जांपल भी दी थी कि एक कार्टन है वो ब्लॉक लेवल है, और एक वो जो कट्टे टाइप होता है, वो बोरी जो होती है, वो आपका इनलाइन है। तो उसका बताने का मकसद क्या था कि जो बॉक्स होता है उसकी आपके पास टोटल डायमेंशन होती है, लेकिन जो हम वो कह रहे हैं ना बोरी, उसकी तो हम ये जानते हैं कि उसकी हाइट नहीं होती, लेकिन उसकी हम विड्थ कंसिडर फिर भी करते हैं। लेकिन उसकी विड्थ जो है तब तक होती है जब तक उसका आपकी उसके अंदर जो आइटम पड़ा हुआ है वो उसकी जो विड्थ होती है। ठीक है, तो आपके पास दो तरह के ये बॉक्सेस हैं, लेकिन अब उस पर आपको ये बताएगा ज़्यादातर कि उसके बॉक्सेस पे अब हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं। जो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, विड्थ एंड हाइट, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही टेस्ट की। ये बहुत सिंपल है कि जो बॉक्सेस टैग्स HTML के हैं आप उसकी हाइट एंड विड्थ सिंपली इससे कंट्रोल कर रहे हो। बहुत सिंपल और बहुत ईजी है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो उसने एक एग्जाम्पल दी हुई है दो बॉक्सेस की। चलें एक काम करते हैं, एक नया HTML का पेज बनाते हैं, boxes.html, क्योंकि फॉन्ट वाला ख़त्म हो गया, या इसको हम नाम दे देते हैं टेक्स्ट। ठीक है, अब इसमें आपको पता है मैं क्या लिखूंगा, HTML5। HTML5 में मेरे पास आ गया स्टाइल्स। अब स्टाइल के बाद हम कहते हैं हमारे पास एक बॉक्स है div.box। अब इस div.box के अंदर बल्कि मैं कहता हूँ मेरे पास है कंटेनर। ठीक है, और मेरे पास एक div है जिसके अंदर क्लास है box1। मेरे पास एक और बॉक्स है जिसकी क्या है, box2। तो सबसे पहले मेरी जो क्लास है वो है डॉट कंटेनर। अब डॉट कंटेनर की मैं कह रहा हूं जो हाइट है, अब सबसे पहले तो थोड़ा सा ना हम इसमें लेंथ के यूनिट्स पढ़ लेते हैं। मैं देखता हूं कि बुक में इन्होंने आपको बताया हुए नहीं बताया हुए, ये मिनिमम हाइट मैक्सिमम हाइट, एक मिनट, इसमें अभी तक नहीं बताया हुआ है। चलो हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे कि हमने कहा कि यूनिट्स होते हैं, टेक्स्ट में हमने पिक्सल पढ़ा, परसेंटेजेस पढ़ा, EM REM पढ़ा। अब इसके बाद हमारे पास जो बॉक्स डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब होता है किसी की मेजरमेंट, तो मेजरमेंट के लिए भी कुछ यूनिट्स होंगे। सही है, तो यूनिट्स में जो हमारे पास लेंथ के यूनिट हैं, क्योंकि अब हमारी बात होगी लेंथ की, कि इसकी विड्थ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी डायमेंशन क्या है। तो इसमें हमारे पास जो सबसे अगेन कॉमन है वो कौन सा है, पिक्सल्स है। अब पिक्सल्स का आपको पता है कि क्या कैसे उसकी वो साइकोलॉजी है कि जो आपकी स्क्रीन की डॉट्स हैं, जिन डॉट से वो बनी हुई है, उसके हिसाब से ये क्या सेट करता है, पिक्सल्स सेट करता है कि ये बॉक्स कितना बड़ा होगा। अगर 200 पिक्सल्स है तो इसका मतलब है कि वो 200 पिक्सल्स के हिसाब से वो जगह घेरेगा। अब इससे हमें एक और बात समझ आ रही है कि ये स्क्रीन रेजोल्यूशन पे भी डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि अगर एक स्क्रीन जो है वो 1920x1080 की है, ये बात पता है, ये स्क्रीन रेजोल्यूशन आपने शायद गेम्स वगैरह अगर आप खेलते हो तो स्क्रीन रेजोल्यूशन का बड़ा चक्कर होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और होती है आई थिंक 1024x768। अब 1024x768 में चीज़ें ना थोड़ी बड़ी बड़ी दिखती हैं। उसकी वजह क्या है कि 1024x768 एक छोटी स्क्रीन साइज है। अब मसला ये होता है कि यही स्क्रीन साइजेस पे अलग अलग स्क्रीन रेजोल्यूशन हो सकती है। मतलब अब ये जो स्क्रीन साइज है तो बहुत बड़ी, लेकिन इस पे मैं चाहूँ तो मैं 1024x768 पिक्सल्स भी कर सकता हूँ, या मैं 1920x1080 भी कर सकता हूँ। अब इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ, इन दोनों में फ़र्क ये हुआ कि अगर इसकी मैं कह रहा हूँ एक ये जो विड्थ है इसके अंदर कितने पिक्सल्स हैं, 1920, तो इसका मतलब है कि इस विड्थ में 1920 पिक्सल्स आएंगे। मतलब आप यहाँ से अगर पिक्सल्स को काउंट करना शुरू करेंगे तो यहाँ तक 1920 पिक्सल्स हो जाएंगे। मैं इसका एक और स्क्रीन रेजोल्यूशन सेट कर सकता हूँ, वो है 1024x768। अब 1024 का मतलब है कि इस विड्थ में मेरे पास कितने पिक्सल्स आएंगे, मेरे पास 1024। अब एक तरफ 1920 पिक्सल्स आ रहे हैं और एक तरफ 1024 पिक्सल, यानी कि तकरीबन आधा है, लेकिन स्क्रीन साइज तो सेम है, मतलब ये विड्थ तो सेम हुई ना।
तो इससे क्या पता लग रहा है कि 1024 वाले में जो पिक्सल्स हैं वो थोड़ा आपस में दूर दूर होंगे, और जो 1920 वाले हैं उसमें करीब करीब होंगे। और जितने पिक्सल्स आपके करीब करीब होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, वो आपकी स्क्रीन क्वालिटी उतनी बेटर नज़र आती है। यही वजह है कि आपके जो पुराने वाले मोबाइल होते थे, इवन कलरफुल मोबाइल जो छोटी स्क्रीन वाले आते थे, उसमें आपको दिखता था डॉट डॉट, उसमें जो थोड़े छोटे मोटे वो स्नेक वाले गेम होते थे वो आपको बाकायदा दिख रहा होता था कि इसके बॉक्सेस कहाँ कहाँ हैं। लेकिन अब इस तरह की जो स्क्रीन आ गई है जो 16 मिलियन कलर स्क्रीन कहलाती हैं, अब इस तरह की स्क्रीन में आपको पता ही नहीं चलता कि मेरे वो डॉट डॉट्स किधर हैं। लेकिन ये तब पता लगता है जब कोई आप मैग्नीफाइंग ग्लास ला के आप यहाँ पे रख दो तो वो फिर डॉट डॉट अलग अलग दिखते हैं। तो ये स्क्रीन रेजोल्यूशन से भी डिपेंड करता है। तो आप ये क्या कर सकते हैं कि अब अभी इसकी फर्ज करें स्क्रीन जो रेजोल्यूशन है वो सेट हुई हुई है 1920x1024, तो ये वाला जो साइज़ है मेरा इस आइकन का वो इतना है। अगर मैं इसी को बदल दूंगा 1024, अब क्योंकि पिक्सल्स का आपस में जो फासला है वो बढ़ गया, तो उससे क्या हो जाता है ये जो आइकन है ये भी डबल हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है? तो ऐसे ही हमारे पास जो विड्थ एंड हाइट है इसकी हम पिक्सल्स में डायमेंशंस अगर आप दे रहे हो तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये किस पे डिपेंड करता है, स्क्रीन रेजोल्यूशन पे। आपकी स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या है इसके आप देखने के लिए आप गूगल में सर्च कर सकते हैं स्क्रीन साइजेस। तो स्क्रीन साइजेस को अगर आप सर्च करेंगे तो एक वेबसाइट है ये screensize.es, अगर आप इस पे जाएंगे जब आप इस पे जाएंगे तो ये बेसिकली क्या करता है, आपको तकरीबन जो सबसे पॉपुलर स्क्रीन्स हैं, मोबाइल्स हैं, टैबलेट्स हैं, उनकी क्या बता रहा होता है, फिजिकल साइजेस, यानी कि उनकी विड्थ और हाइट्स। अब आप इसमें से सर्च भी कर सकते हैं कि आपको कौन सी स्क्रीन की रेजोल्यूशन देखनी है, या आप मॉनिटर्स को भी सर्च कर सकते हैं कि किस किस तरह के मॉनिटर्स होते हैं, उनकी स्टैंडर्ड साइजेस क्या हैं। जैसे आप देख रहे हैं 1366x768, तो आप इनसे थोड़ा सा ये चीज़ उठाते हैं कि हमारे पास जो मेरी वेबसाइट है वो किस स्क्रीन साइज पे कैसी दिखेगी, तो आप उसकी विड्थ एंड हाइट उस पर सेट कर सकते हैं। अब लेकिन ये एक मसला है, अब मुझे क्या पता कि मेरा जो मॉनिटर है वो उसकी विड्थ क्या है, उसकी हाइट क्या है। तो अब ये इधर जो चीज़ आती है वो आती है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। अब रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या होता है कि स्क्रीन का साइज़ जो भी हो वो उसके मुताबिक एडजस्ट कर जाए। अब इसको ज़रा देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। एक काम करते हैं, इसको हम डाउन करते हैं। हमारे पास ये जो बॉक्स है, अब ये कंटेनर है, इसको मैं हाइट देता हूँ 500 पिक्सल्स और इसको मैं विड्थ देता हूँ 500 पिक्सल्स और इसको मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ ग्रे। ठीक है, सॉरी इसको हमने रन नहीं किया बॉक्सेस को। जब हमने इसको रन किया तो हमारे पास 500 बाय 500 पिक्सल्स का एक डब्बा शो हो रहा है, बन गया। लेकिन एक अब हम काम करते हैं। अब फर्ज करें कि ये इंस्पेक्ट में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे ना एक ये चीज़ बनी हुई है, ये दिख रही है आपको। अगर इसको बंद करेंगे तो ये टोटल आपको वैसी स्क्रीन दिखाएगा। अगर आप इसको दोबारा से क्लिक करेंगे, इसको नीचे ले आते हैं, जब आप इसको इस मोबाइल को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कुछ अजीब सा कोई सीन हुआ है इधर। आप इसको 100% करें तो यहाँ पे आपको कुछ दो एरोज नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये किस स्क्रीन साइज पे सेट हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप इसको इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें तो आपकी साइजेस भी, ये बेसिकली आप स्क्रीन साइज़ को क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। हालांकि आपके ब्राउज़र की साइज़ वही है, बस मतलब आप अपनी वेबसाइट को चेक कर रहे हो कि अलग अलग स्क्रीन साइज़ पे कैसी दिखेगी, कैसी काम करेगी। तो अगर आप देखें यहाँ पे, अगर मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, सही, मैं इसको कम किया तो आप देख रहे हो कि मेरा जो बॉक्स है वो इधर भाग गया है, मतलब वो स्क्रीन से बाहर जा चुका है। इसका मतलब है अगर छोटी स्क्रीन होगी तो ये डब्बा उसको देखेगा भी नहीं। कितनी छोटी, 500 पिक्सल से छोटी। एक और काम कर लेते हैं कि हम, अगर आपको ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, अजीब सी लग रही है, तो आप इस ब्राउज़र को यहाँ से पकड़ें और उसको ना छोटा कर दें। तो बेसिकली ये यहाँ पे आपको दिखेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, इसका बंद नहीं हो रहा, लेकिन हम इसकी हाइड भी कर सकते हैं वैसे। अब ये देख रहे हैं कि आप यहाँ से वो नीचे जा चुका है, अब वो दिख नहीं रहा। अब मैं चाह रहा था कि ये जो पहली इमेज है वो यूज़र को टॉप पे दिखे, मतलब जैसे ही उसकी
मोबाइल स्क्रीन हो, कंप्यूटर स्क्रीन हो, जैसे उसकी वेबसाइट खुले तो ये पूरी जो इमेज है उसको स्क्रीन पे सामने दिखे। तो अब मुझे दिख रहा है कि क्योंकि इसकी हाइट 500 पिक्सल से छोटी हो गई है तो ये इसको बॉक्स दिख ही नहीं रहा। इसी तरीके से अगर ये आपकी विड्थ भी कम हो जाएगी तो उसको दिखेगा ही नहीं। तो इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, हम उसको बोल सकते हैं कि भाई ये जो साइज है क्या रखो 50%। अब 50% का क्या मतलब है, स्क्रीन का हाफ साइज। लेकिन एक वेबसाइट की हाइट क्या होती है, एक वेबसाइट की स्क्रीन की हाइट क्या होती है? किसी को पता है? अच्छा एक चीज बड़े हम नोट कर रहे हैं यहाँ पे कि ये बॉक्स गायब ही हो गया है। ये गायब क्यों हुआ? तो हम विड्थ भी परसेंटेज पे ले आते हैं, तो अभी भी नहीं दिखा। नहीं, स्क्रीन का 50%। अब स्क्रीन का 50% अगर ये 100 पिक्सल भी है तो उसको 50 पिक्सल पे तो आना चाहिए था। लॉजिक तो यही कहती है। किसी को ये बात समझ आ रही है? देखिए एक आपने चीज नोट की है कि आप जैसे जैसे HTML नीचे लिखते चले जाते हैं आपका पेज नीचे हो जाता है, नीचे हो जाता है, स्क्रॉल खुल जाता है, मतलब आप और नीचे चले जाते हैं। इसकी आप मतलब समझ रहे हैं कि इसका मतलब क्या है कि इसकी जो हाइट होती है वो इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट का मतलब है कि उसकी कोई हद नहीं है, आप जितना उसमें चीज़ें भरते जाएंगे वो नीचे चलता चला जाएगा। तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि हाइड करो 50% ऑफ स्क्रीन साइज। अब स्क्रीन साइज क्या है? इनफाइनाइट। हाइट इनफाइनाइट है, विड्थ जो है पता है यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ पे खत्म हो रहा है, लेकिन हाइट तो वो कह रहा है जितना ले जाओ मर्जी है। तो आपने इन्फिनिटी का 50% किया। किसी को पता है इन्फिनिटी का 50% क्या होता है? इन्फिनिटी ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0.5 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी इज अगेन इन्फिनिटी। सही है। तो इधर इस वजह से वो बॉक्स उसने गायब कर दिया कि उसको पता ही नहीं है कि भाई मैं इसको क्या करूं। तो जो आपकी हाइट होती है वो हमेशा टेंजिबल होनी चाहिए, मतलब उसका एक पक्का नंबर होना चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई हाइट जो है तुम अगेन क्या कर लो 500 पिक्सल्स। जब आप 500 पिक्सल्स हाइड करोगे तो आपका बॉक्स वापस आ जाएगा, हालांकि आपकी विड्थ क्या है 50%। अब क्योंकि आपकी विड्थ 50% है तो अब हम एक काम करते हैं, ये हाइट कुछ ज़्यादा ही है वैसे तो, लेकिन चलो अब हम इसको यहाँ से पकड़ते हैं और इसको बड़ा करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि वो स्क्रीन के साथ साथ इंक्रीज हुआ, और आपको एक बात देखने में ही वाजे हो रही है कि ये बिल्कुल स्क्रीन का हाफ है, 50% है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक परसेंटेज का यूनिट है। अब परसेंटेज का जो यूनिट है वो रिलेटिव होता है। अब जिसको थोड़ी अंग्रेजी कम आती है, रिलेटिव का मतलब होता है वो किसी न किसी के रेफरेंस पे होता है, किसी न किसी को देख के होता है। क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि भाई 50% कर दो, अब आप बोलोगे किसका 50%? 100 का 50%, 50,000 का 50%, 500। तो आप मुझसे पूछोगे किसका 50%? तो जब आप इसको 50% दे रहे हो, किसको? कंटेनर को। कंटेनर जो आपके पास डिव है वो किसके अंदर है? बॉडी में। तो बेसिकली ये कह रहा है कि विड्थ दे दो 50%। किसका 50%? बॉडी का। आपका जो टैग है वो अगर आप उसको परसेंटेज में दोगे तो वो किसको देखेगा? बॉडी को नहीं देखेगा, अपने पेरेंट को देखेगा। इसका हम जरा एक और एक एग्जांपल देखते हैं। ये तो था कंटेनर, ठीक है। हम देख लेते हैं डॉट बॉक्स 1। डॉट बॉक्स 1 किसके अंदर है? कंटेनर का चाइल्ड है। तो इसको देखने के लिए हम कह लेते हैं विड्थ 100 px दे देते हैं। हम दे देते हैं हाइट, क्या देते हैं? 100 px। हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, हम दे देते हैं ब्लैक। तो वो रहा डब्बा आ गया, ठीक है। अब ये डब्बा जो आया है आपके पास, ये आपको क्या शो करा रहा है कि ये इस बड़े वाले डिव के अंदर है। अब आपने क्योंकि इसको विड्थ और हाइट दे दी है तो ये यहाँ पे फिट आ चुका है। इसके अलावा एक और काम करते हैं, बॉक्स यही चीज़ कॉपी करते हैं, यही चीज़ बॉक्स 2 को देते हैं, लेकिन उसके ब्लैक की जगह पे क्या कर लेते हैं? ब्लू कर लेते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इसके नीचे क्यों आया? ये इधर क्यों नहीं आया? ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो ये यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि ये वाली पूरी जगह किसके पास है? ये बॉक्स 1 के पास है, ये बॉक्स 2 है। बल्कि एक काम हम कर लेते हैं, इसको लेट्स से मैं कह देता हूँ ग्रीन, ठीक है।
इसको हम लिख लेते हैं बॉक्स 1, इसको हम लिख लेते हैं बॉक्स 2। तो हमें पता लगेगा कि बॉक्स 1 वहाँ पर है, बॉक्स 2 यहाँ पर है, और यहाँ पे इसका कलर जो है बिल्कुल ही बकवास है। इसको हम लाइट कोरल कर देते हैं। तो अब हमें दिख रहा है बॉक्स 1 और बॉक्स 2। अब दोनों की 100x100 की पिक्सल्स है, दोनों इस बड़े वाले डब्बे के अंदर हैं। लेकिन अभी हमें जो बात बेसिकली समझने के लिए मैंने सारा काम किया है वो क्या है कि मैं कहता हूँ इसकी विड्थ अभी बॉक्स 1 की क्या है 100 पिक्सल्स, मैं इसको कहता हूँ क्या 50%। अभी हमें मुझे एक चीज़ दिख रही है कि बॉक्स 1 की भी विड्थ क्या है, कंटेनर की भी विड्थ क्या है, दोनों की बराबर है। सही है, लेकिन ज़रा स्क्रीन पे जाके देखते हैं कि क्या हुआ। सही है, कंटेनर बॉडी का 50% है, लेकिन बॉक्स 1 कंटेनर का 50% है। तो फर्ज करें अगर ये यहां से लेके 1000 पिक्सल था तो कंटेनर को कितनी विड्थ आई 500 पिक्सल्स। इसके अलावा फिर बॉक्स 1 को क्या आई 250 पिक्सल्स, क्योंकि उसने 50% अपने पेरेंट को देखा और इसने 50% अपने पेरेंट को देखा। अगर इसका भी कोई चाइल्ड होता और अगर आप उसको भी कह देते कि भाई 50% करो तो फिर वो इसका हाफ आता। अब आपको परसेंटेज का मकसद समझ आ रहा है कि वो हमेशा किसको देखेगा, पेरेंट को देखेगा। अब एक और चीज हम हरकत करते हैं, बॉक्स 1 क्या है परसेंटेज, बल्कि एक थोड़ा सा ना खूबसूरत लगेगा, इसको हम बोलते हैं 25%। लेकिन 25% बॉक्स 2 किसका, कंटेनर का। तो अब हमें बड़ा बेहतरीन सा एक साइजेस का एक पैटर्न दिख रहा है, 50%, 50%, 25%। लेकिन मज़े की बात है कि दोनों 50%, लेकिन दोनों के साइजेस डिफरेंट, क्योंकि इनकी आपस में रिलेशन है। सही है, तो CSS के अंदर पहले तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन किसका चाइल्ड है अगर आप परसेंटेजेस कर रहे हैं। अब ये परसेंटेजेस हम कर क्यों रहे हैं जब इतना कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जब आप लफ्ज़ आपको कोई बोलता है कि मुझे एक वेबसाइट चाहिए, लेकिन क्या चाहिए रिस्पॉन्सिव। जब आपको लफ्ज़ बोलता है ना रिस्पॉन्सिव, तो बेसिकली क्या कह रहा है कि विड्थ एंड हाइट्स किस में होनी चाहिए, परसेंटेज में होनी चाहिए। लेकिन इधर मैंने एक आपसे गेम करी, अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि हाइट क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, ठीक है। लेकिन अभी काम करते हैं, मैं बॉक्स 1 की जो हाइट है उसको मैं क्या करता हूँ 50%। लेकिन अब क्या हुआ, अब अगर हम इसको छोटा कर रहे हैं तो आपको एक चीज नजर आ रही है कि जो तीनों बॉक्सेस हैं इनकी विड्थ चेंज हो रही है। सही है, तो ये रिस्पॉन्सिव डिजाइन है। पहली बात तो रिस्पॉन्सिव डिजाइन का मतलब है कि स्क्रीन साइज के मुताबिक ये अपनी पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। उसके अलावा इस बॉक्स 1 की हाइट सेट हो गई 50%। हालांकि थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि इसकी हाइट स्क्रीन साइज क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। उसकी वजह क्या है कि जो चीज बॉडी में डायरेक्टली होगी उनकी जो हाइट है वो परसेंटेज में सेट नहीं हो सकती, क्योंकि बॉडी की जो हाइट है वो इनफाइनाइट है। लेकिन इसकी हाइट तो मैंने बताई थी, कंटेनर की हाइट क्या थी 500 पिक्सल्स। तो जब मैंने बॉक्स 1 को बोला कि 50% कर दो हाइट, लेकिन अब वो 50% किसकी देखेगा 500 पिक्सल्स की, तो बेसिकली इसने इसको क्या हाइट दी होगी 250 पिक्सल्स दी होगी। तो एक काम कर लेते हैं, ये जरा ना हम देख भी सकते हैं। हम अगर इंस्पेक्ट पे जाएं दोबारा, हम इसको बंद कर देते हैं ताकि ये बने हमारे पास। तो आप साइड में देखते होंगे कि ये वाला भी आपके पास एक बार होता है, देखा है। अगर आप इसके नीचे जाओगे तो आप सिलेक्ट करो किसको, बॉक्स 1 को। आपने बॉक्स 1 को सिलेक्ट किया है, तो ये वाला जो डब्बा है ये आपको बीच में कुछ साइज बता रहा है 207 बाय 250। तो ये बेसिकली बता रहा है कि इस वक्त इस बॉक्स 1 की डायमेंशन क्या है, उसकी विड्थ क्या है 207, उसकी हाइट क्या है 250, और यही आपने कैलकुलेट की। सही है, तो इतना आपके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आप परसेंटेजेस पे भी कोई हाइट एंड विड्थ सेट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी अगर आपने दी है 50% तो अनशंट नहीं दी है। मुझे पता है कि इसकी हाइट क्या आएगी 250 आएगी, 250 पिक्सल्स आएगी। और मुझे विड्थ जो है जाहिर सी बात है मैं अभी तो कैलकुलेट नहीं कर सकता, लेकिन मैं अगर आप लोगों को स्क्रीन साइज बता दूं, बोल दूं कि स्क्रीन की जो इस वक्त विड्थ है वो 1000 पिक्सल है, तो अब आप इसकी भी ये हाइट जो विड्थ है ये आप कैलकुलेट कर सकते थे। ये बात आपको पता है, परसेंटेजेस तो कैलकुलेट करनी आती है ना।
वैसे ये तो सबको पता होता है 25%, 50%, 75%। मसला थोड़ा तब होता है जब 35%, 40%, 45% इस तरीके से हो। किसी ने स्पीड मैथ्स का टेस्ट दिया है? क्विक मैथ्स, स्पीड मैथ्स किस में दिया था? किस में? हाँ आईएसएसबी में। आईएसएसबी दिया था। सही है। तो ये हमारे पास हो गए साइजेस। तो आप देख रहे हैं कि इसमें भी है छोटा सा लफ्ज़। सही है, बुक में हो सकता है आगे जाके हो, लेकिन ये आपको इसकी क्लैरिटी ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने बेसिकली पिक्सल्स पढ़े। पिक्सल्स का हमने देखा कि बहुत अच्छा एक लेंथ का यूनिट है, लेकिन उसमें खामी क्या है कि वो रिस्पॉन्सिव नहीं है। मतलब आपने 500 पिक्सल्स बोल दिया, अब वो 500 पिक्सल्स लगा रहेगा। अब उसके बाद जो उसका दूसरा अल्टरनेटिव था वो क्या था? परसेंटेजेस। अब परसेंटेजेस का फ़ायदा क्या है कि वो क्या है? रिस्पॉन्सिव है। लेकिन परसेंटेज का एक नुकसान है कि वो हमेशा किस पे डिपेंडेंट होता है? आपके पेरेंट पे। अब आप क्या चाह रहे हो? आप चाह रहे हो कि ये जो बॉक्स 1 है ये भी किसके अगेंस्ट पे हो? बॉडी के। अब प्रॉब्लम ये है कि ये तो किसके अंदर है? डिव के अंदर है। तो अब इसका क्या हो सकता है? तो अगर मैं बॉक्स 1 पे जाऊं और मैं इसको कहूँ विड्थ, तुम क्या करो? हाँ 100 पिक्सल्स, 100% तो चलो करके देख लेते हैं। तो बॉक्स 1 100%। तो आप देख रहे हैं कि 100% उसने किसका ले लिया? कंटेनर का। उसने बॉडी का नहीं लिया। क्या? EM भी सेम चीज़ है। अच्छा बुक पे देखते हैं। बुक में आपको ये बताया हुआ, तो ये तो लाजमी बताया हुआ यार, ये कैसे नहीं बताया? ओवरफ्लो, मार्जिन पैडिंग। यार इन्होंने अजीब सी बात है, ये चीज़ दी नहीं है। खैर, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें, बल्कि हम इसको देख ही लेते हैं। अगर बॉक्स 1 है, ये क्या है? 100। अब परसेंटेज की बजाय आप लिख लें क्या? क्या लिखा है? VW। जब मैंने VW लिखा तो बॉक्स 1 कहाँ पे आ गया? पूरी की पूरी बॉडी पे। और उसने अपने ही कंटेनर को ओवरशूट कर दिया, बाहर निकल गया वो। सही है, उसने बोला मुझे अब्बा के घर से बाहर जाना है। ठीक है, बागी हो गया बच्चा। अब इसका मतलब अगर मैं इसको 50 देता हूं तो ये 50 किसका 50 है? अब बॉडी का। सही है, लेकिन इसमें बॉडी में और ये जो VW है इसमें थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि आप देख रहे हो कि थोड़ा सा ये बाहर है। ये बात समझ आ रही है? इसको हम बेसिकली जो VW है इसका फुल फॉर्म है व्यू पोर्ट विड्थ। क्या है? व्यू पोर्ट विड्थ। अब बॉडी और व्यू पोर्ट में क्या फर्क है? आप देख रहे हैं कि बॉडी थोड़ा सा सफेद हिस्सा छोड़ के है और बॉडी खत्म भी थोड़ा सा सफेद हिस्सा छोड़ के होता है। बॉडी बिल्कुल ही ब्राउजर के एंड पे नहीं होता। बॉडी थोड़ा सा स्पेस यहां से, थोड़ा सा स्पेस वहां से होता है। लेकिन ये जो व्यू पोर्ट है, व्यू पोर्ट का मतलब है कि आपके ब्राउजर की जो ये वाइट स्क्रीन है ये टोटल। तो आपने 50% किसका दिया है? व्यू पोर्ट का। तो जब आपने व्यू पोर्ट का 50% दिया तो उसका मतलब है कि ये जो छोटी छोटी सी वाइट स्पेसेस हैं ये उनको भी काउंट नहीं करेगा। ये मतलब उनकी भी जगह घेर लेगा। यही वजह है कि 50% ऑफ बॉडी और 50% ऑफ व्यू पोर्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अगर हम एक काम करते हैं कि हम कहते हैं कि ये जो कंटेनर है, कंटेनर भी 50% ऑफ क्या हो जाए? व्यू पोर्ट हो जाए, तो अब ये आपस में बराबर हो गए। क्योंकि अब ये बॉडी के 50% नहीं है, किसका 50% है? व्यू पोर्ट। और व्यू पोर्ट और बॉडी में क्या फर्क है कि बॉडी बेसिकली व्यू पोर्ट के अंदर है और अंदर होने के बाद थोड़ी थोड़ी सी साइडों से 10 पिक्सल वहां से 10 पिक्सल यहां से वो बॉडी छोटी होती है। तो 20 पिक्सल्स का फर्क जो था वो आपको यहां पर दिखा। ये बात समझ आ रही है? तो व्यू पोर्ट आपके पास एक यूनिट है जिसमें से आप डिफाइन कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट, अब आपका एलिमेंट कहीं भी हो, वो किसी का चाइल्ड है, वो किसी का ग्रैंड चाइल्ड है, वो किसी का ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो देखेगा कि मेरी व्यू, मैं आपने बोल दिया 25 व्यू पोर्ट विड्थ,
यानी कि VW, तो वो देखेगा कि आपकी स्क्रीन साइज कितनी है, जितनी स्क्रीन साइज होगी उसका कितना कर देगा 25%। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कोई चीज़ कहाँ पर है। जैसे कि अगर हमें इसको कह लूँ बॉक्स 1 को 25 व्यू पोर्ट विड्थ, अब अगर मैं इसको छोटा बड़ा कर रहा हूँ तो कंटेनर भी छोटा हो रहा है और बॉक्स 1 भी छोटा हो रहा है, लेकिन ये डिपेंड किस पे कर रहा है, 25% ऑफ व्यू पोर्ट पे। ये बात समझ आ रही है। अब जैसे कि व्यू पोर्ट था, अभी मैंने इसकी हाइट कितनी दी हुई है 500 पिक्सल्स ना, मैं इसको कहता हूं 100 VH। अगर VW व्यू पोर्ट विड्थ है तो VH क्या होगी, व्यू पोर्ट हाइट। तो 100 क्या दी है मैंने, VH। तो अब हम देख रहे हैं एक मौजज़ा हो गया कि इसको हाइट मिल गई। ये बात आपको दिख रही है। अब इसमें हमारे पास सीन क्यों है, ये ऐसा क्यों हुआ, पहले तो नहीं दिख रहा था, जब हमने परसेंटेज वाला दिया था नहीं दिखा था। उसकी वजह थी कि जब आपने परसेंटेज दिया तो वो किसकी परसेंटेज हुई थी, बॉडी की, और बॉडी इनफाइनाइट हाइट होती है क्योंकि वो स्ट्रेच होती जाती है जितना जितना आपका कंटेंट आगे बढ़ता है। लेकिन जो आपकी व्यू पोर्ट है, व्यू पोर्ट क्या है, यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ पे खत्म हो रहा है, कि मतलब जो आपको दिखता है उसको हम क्या कह रहे हैं, व्यू पोर्ट। व्यू का मतलब होता है देखना, सही है। तो जो आपको चीज दिख रही है वो तो फाइनाइट है ना, वो तो इनफाइनाइट नहीं है, उसकी तो एक मिकदार है कुछ ना कुछ। इनफाइनाइट तो ये हुआ कि जिसकी मिकदार हो ही ना, लेकिन इसकी मिकदार यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है। तो जब मैंने बोला 100 VH तो उसका मतलब है कि जहां से स्क्रीन शुरू हो और जहां पे स्क्रीन खत्म हो। ये बात आपको समझ आई। ये सिंपल सा एक हमारे पास साइकोलॉजी है और लॉजिक है, इसके थ्रू हम ये सेट करते हैं कि अब 100 अगर आपने VH दी हुई है ना, इसका मतलब होता है कि जो भी स्क्रीन पे ये चीज़ खुले तो उसका टोटल कितना उठा लो, 100% उठा लो। अब इसमें एक चीज़ आपको दिख रही है कि ये ऊपर से थोड़ा सा यहाँ पे सफ़ेद है, तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं, मार्जिन 0, पैडिंग 0। तो अब हमारे पास वो ऊपर चिपक गया है। अब क्योंकि वो ऊपर चिपक गया, इधर चिपक गया, साइडों से हर जगह से चिपक गया, तो अब ये बेसिकली टोटल कितना है, 100 है। और साइड में से आप देखेंगे वो स्क्रॉल बार गायब हो गई। अगर थोड़ी देर पहले अगर आप इसको नोट करते तो साइड में स्क्रॉल बार था। वो स्क्रॉल बार क्यों था, क्योंकि उसने हाइट कितनी दी थी, 100 व्यू पोर्ट। और व्यू पोर्ट थोड़ा सा यहाँ से जो ऊपर 10 पिक्सल ऊपर से स्पेस दी हुई थी, वो 10 पिक्सल फिर नीचे भी चला गया, तभी उसने साइड में से क्या दे दिया था, एक स्क्रॉल बार दे दिया था। अगर आप इसको नोट कीजिएगा ये ऐसा होता है। अगर आपने यूनिवर्सल मार्जिन पैडिंग इसकी नहीं हटाई ना बॉडी की, तो 100 भी देने पर ये थोड़ा सा नीचे जाता है। और ये गलती बहुत सारे बच्चे और अच्छे अच्छे मतलब जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो भी कर जाते हैं। वो वेबसाइट बना रहे होते हैं, जो पहला सेक्शन होता है उसको वो लोग 100 क्या दे देते हैं, VH, लेकिन वो यूनिवर्सल में जाके मार्जिन पैडिंग नहीं हटाते, क्योंकि उन्होंने पूरी डिज़ाइनिंग कैसे की होती है जो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग है वो भी हो। अगर वो है तो आपको क्या करनी चाहिए कि आप 100 यूज़ ना करो, फिर आप क्या यूज़ करो, 99 VH, ताकि जब वो स्क्रीन खुले तो वो पहला जो सेक्शन है वो पूरा का पूरा स्क्रीन पे दिखे। क्योंकि ऊपर से कितना पिक्सल्स स्पेस आती है, 10 पिक्सल, और नीचे से भी कितनी आती है, 10 पिक्सल्स, साइड से भी 10 पिक्सल, उधर से भी 10 पिक्सल, ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है। अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप यूनिवर्सल लगा के क्या कर दो, मार्जिन पैडिंग 0 कर दो। अब आपके पास ये 99 करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप क्या कर सकते हो, 100 VH कर सकते हो। अब ये आपकी टोटल 100 उसकी व्यू पोर्ट की स्क्रीन साइज उठा लेगा और आपको बहुत बेहतरीन किस्म का आपको व्यू पोर्ट दिखेगा। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि अगर मैंने कंटेनर को 100 VH दी तो अब कंटेनर के अंदर जितनी और चीज़ें हैं वो सारी कंटेनर के मुताबिक एडजस्ट हो जाएंगी। ये बात समझ आ रही है। ये वैसे तो टॉपिक बहुत छोटा सा है, लगता भी बहुत छोटा है, अगर आप इसको कहीं पे लिखेंगे भी तो आपकी लाइनें 3-4 आएंगी, लेकिन ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल है। और अगर आपको ये सही से समझ आता है तो आगे चल के आपके बहुत सारे मसले मसाइल हल होंगे, क्योंकि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस में इस टॉपिक का बहुत बड़ा अमल दखल है। मार्जिन पैडिंग देना मसला नहीं है, सही है, एक स्पेसेस देना इशू नहीं है, वो मैं आपको प्रॉपर्टी बता दूंगा, वो आप प्रॉपर्टी लगाएंगे यूँ हो जाएगा। लेकिन ये समझना कि ये हाइट और विड्थ हम क्यों दे रहे हैं, कितनी दे रहे हैं, किस हिसाब से दे रहे हैं। अनशंट आपने देखा यार ये चीज़ मुझे इधर चाहिए, 25 VH लगा लिया, वो इधर हो गया,
सॉरी हाइट हो गई। फिर आप बोल रहे हो नहीं यार अभी भी थोड़ा ना बीच में नहीं है, तो आप बोल रहे हो 30 VH। फिर बोलो नहीं नहीं अभी भी थोड़ा नहीं है 32 VH। तो ऐसे करके अगर हिट एंड ट्रायल कर रहे हो ना तो आप समझ लो कि आपका कोड कहीं ना कहीं फटेगा। अगर आप ये सोच के कर रहे हो कि यार 100 VH स्क्रीन साइज अगर मेरा 1024x768 है तो इसका मतलब है कि जो इसकी विड्थ उठा रहा है वो कितनी उठा रहा है 1024, इसकी हाइट उठा रहा है वो कितनी हाइट उठा रहा है 768। अगर आप ये कैलकुलेशन सोच के कर रहे हो ना तो आपका फिर भी कोड जो है वो रिलायबल रहेगा और इवन आपको मसला नहीं होगा, क्योंकि आप एक दफ़ा ये सारा काम कर लेंगे फिर आप स्लो स्लो आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे देखते हैं कि बुक हमें और क्या कहती है, क्योंकि बुक हम इसलिए थोड़ा बहुत देखते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप जब इंटरनेशनल मार्केट में जाएं तो आपको ये कम से कम कॉन्फिडेंस हो कि आप जो चीज़ पढ़ के आए हो वो सब वही पढ़ के आए, आप कोई अलग से चीज़ निराली नहीं पढ़ के आए। अच्छा ये हम बाद में देखेंगे, ये वैसे इतना कोई मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है। अब इसमें ये मिनिमम विड्थ, मैक्सिमम विड्थ, मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट। अब आपने रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन तो बना लिया, अब प्रॉब्लम क्या होगी कि जब आप ये इंस्पेक्ट में हम गए, आपने इसको साइज ये किया, अब आप देख रहे हैं कि ये इसको जब मैं छोटा करता जा रहा हूँ तो ज़रा वो देखें वो बॉक्स 2 कितना छोटा हो गया है, तो ये इतना छोटा सा हो गया। अब इसके अंदर फर्ज करेंगे ये जो बॉक्सेस में बना रहा हूँ ना ये बॉक्सेस नहीं है, ये बेसिकली वेबसाइट के सेक्शंस हैं, ये कोई हेडिंग हो सकती है, कोई इमेज हो सकती है। अब सोचेंगे ये कोई हेडिंग थी, अब वो हेडिंग यूं चिपक गई है तो वो यूजर को तो वो दिखेगी ही नहीं। तो इस चीज पे आप क्या करते हो कि आप एक काम करते हो, आप मिनिमम हाइट, मिनिमम विड्थ, मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम विड्थ डिफाइन करते हो। आप कहते हो कि ज्यादा से ज्यादा हाइट इतनी होनी चाहिए, कम से कम हाइट इतनी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा विड्थ इतनी होनी चाहिए और कम से कम विड्थ इतनी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आप एक लिमिट सेट कर रहे हो, परसेंटेज है लेकिन अब आप परसेंटेज को बोल रहे हो कि भाई इस लिमिट के बीच में आप खेल सकते हो। जैसे ही इस लिमिट के इस तरफ पहुंचे तो वहां पे वो ब्रेक मार देगा, रोक देगा। अब वो बोलेगा कि भले तुम जितना भी छोटा करोगे मैं छोटा नहीं हो रहा, फिर वो स्क्रीन के उधर भाग जाएगा। उसके अलावा आपके पास हाइट में भी सेम चीज़ है, आप वो बोलेगा एक लिमिट तक मैं छोटा करूंगा हाइट को, उसके बाद मैं इसको छोटा नहीं करूंगा, वो आपका पेज नीचे चला जाएगा। बात समझ आ रही है? तो इस वजह से ये मिनिमम हाइट, मिनिमम विड्थ, मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम विड्थ इसकी हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसको हम यूसेज करेंगे, बहुत आसान सी चीज़ है, जब हम नॉर्मली ये काम कर रहे होंगे। अभी बॉक्सेस पे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ। ठीक है, जब एक्चुअली हम कोई होम पेज बना रहे होंगे, कुछ चीज़ बना रहे होंगे तो आपको समझ आएगा ये क्यों यूज़ हो रहा है और कहाँ पर यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो लिमिटिंग हाइट एंड विड्थ लिमिट्स लगा रहे हैं। अच्छा ये ओवरफ्लो, एक हम लोग इस पे आते हैं, हमने फॉन्ट वाला काम किया था, कहाँ गया तो हमने ये एक पैराग्राफ लिखा है, सही है। हम एक काम करते हैं कि इसको अगर हम किसी डिव के अंदर लगा दें, div डॉट पैरा, और हम कहेंगे भाई ये जो पूरा पैरा है ये इसके अंदर आ गया, डॉट पैरा, इसकी हमने दे दी विड्थ 500 पिक्सल्स। तो अब हमारे पास एक चीज़ नज़र आ रही है कि जो हमारा टेक्स्ट है वो नीचे चला गया है, सही है, मतलब क्योंकि उसने उसको कंप्रेस किया तो वो नीचे गया। अब इसके ऊपर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं ओवरफ्लो। ओवरफ्लो में अगर आप कहते हैं स्क्रॉल और इसकी हाइट को आप कह दें 200 पिक्सल्स, तो आप देखेंगे कि अब आपने इसकी हाइट एंड विड्थ को क्या कर दिया है, एक लिमिट दे दी है। अब एक बॉक्स को लिमिट दे दी है। अब वो बोलेगा कि भाई पहले तो मैं ऑटोमेटिकली बॉक्स को बड़ा कर देता था क्योंकि मेरे पास कोई लिमिट नहीं थी विड्थ की, और मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह है। अब ये भी जगह खत्म हो गई तो वो कहाँ जाता था, नीचे। अब आपने उसको बोला कि नहीं भाई यहाँ भी मेरा कोई सामान पड़ा हुआ है, यहाँ भी कोई सामान पड़ा हुआ है, अब तुम यहाँ भी नहीं आ सकते, तुम यहाँ भी नहीं जा सकते। अब वो बोलेगा मैं जाऊँ किधर।
अब आपके पास दो तरीके हैं, तो आप एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं जिसका नाम क्या है, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का मतलब है कि अब इसकी क्योंकि टेक्स्ट की साइज क्या है, लिमिट हो चुकी है अब, लेकिन उसको जाना तो है क्योंकि टेक्स्ट बड़ी है। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, यहाँ तो आप क्या सिलेक्ट करो, स्क्रॉल। अब स्क्रॉल में क्या फायदा होता है, आप उसको बोलते हो कि भाई आप यहाँ पे आके आप स्क्रॉल करोगे ना तो आपकी टेक्स्ट वो बंदा आके पढ़ सकता है, ठीक है। या आप एक और काम कर सकते हो, इसको क्या कह सकते हो, हिडन। हिडन में क्या होगा कि हालांकि ये टेक्स्ट बहुत बड़ी है लेकिन ये आपको दिख नहीं रही। ये कोई बता सकता है कि ये तो पागलपन है। अब टेक्स्ट इतना बड़ी है, पैराग्राफ इतना बड़ा है, मैंने उसको हिडन कर दिया, अब यूजर को सिर्फ इतनी एक लाइन दिख रही है, तो किसी को समझ आ रही है कि ये कैसे हो सकता है, क्या ये क्यों है? कहीं पे ये चीज देखी है? यकीनन देखी होगी। फेसबुक यूज करते हैं आप लोग? जब आप फेसबुक यूज करते हैं तो आप देखते हैं कि एक पैराग्राफ के नीचे नॉर्मली आपके पास एक ब्लू कलर का लिखा हुआ होता है, सी मोर लिखा हुआ होता है। सही है, अभी मैंने वो लिंक टैग के वो लगाए हुए हैं प्रॉपर्टियां, तभी वो सी मोर कुछ इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन इस तरीके से नहीं दिखता, वो ब्लू कलर का छोटा सा दिखता है, वो यहाँ पे छोटा सा सी मोर लिखा हुआ होता है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो ये एक्सपेंड हो जाता है। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया हुआ होता है, इसके पीछे जावास्क्रिप्ट लगी हुई होती है, और जावास्क्रिप्ट में सिंपल क्या किया हुआ होता है, उसमें किया हुआ होता है कि जो ये ओवरफ्लो है, ये जो मैंने ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी लगाई हुई है, अब आप देखेंगे ओवरफ्लो में मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ओवरफ्लो में ऑटो है, हिडन है, स्क्रॉल है और विजिबल है। सही है। हिडन या आपने अभी देखा कि वो छुप गया, स्क्रॉल का हमने देख लिया कि वो स्क्रॉल बार आ गया। विजिबल का है कि भाई दिखा दे, मतलब कि वो ओवरफ्लो कर दे। अब ओवरफ्लो इसमें भी आप कंट्रोल कर सकते हैं कि किस तरफ ओवरफ्लो होगा, इधर या इधर। तो वो बेसिकली कंट्रोल होता है यहां से, कि आप उसको कह सकते हैं ओवरफ्लो वाई। ओवरफ्लो वाई का मतलब है कहाँ खींचेगा, वाई एक्सिस पे, और ओवरफ्लो एक्स एक्सिस पे। तो बेसिकली जब आप सी मोर पे क्लिक करते हैं तो उसके पीछे एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लगा हुआ होता है, वो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन चलता है, वो फंक्शन जाके सिंपल क्या कर देता है, ओवरफ्लो को विजिबल कर देता है। ओवरफ्लो को विजिबल करता है, आपका टेक्स्ट यूं ठक करके खुलता है। सही है। अब क्योंकि वो डिव है तो वो नीचे वाले चीजों को नीचे धकेल देता है। ये सिंपल सा एक काम हुआ होता है, लेकिन आप लोगों को वो देखते हुए इतना महसूस नहीं होता कि ये काम हुआ है, लेकिन आप उसको डेली बेसिस पे यूज भी करते हैं। तो ये बेसिकली एक तरह से ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का यूज केस है। वैसे तो अगर आपको ये अगर हम ऐसे ही दिखा दें तो आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा तब समझ आता है जब आप नॉर्मल लाइफ इस चीज़ को आप इस्तेमाल करो। अब अगली बार जब सी मोर को क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके पीछे क्या हो रहा है। तो हम लोग पहुंच गए हैं सी ओवरफ्लो पे। अब हम अगला टॉपिक है मार्जिन पैडिंग का, लेकिन फिलहाल इतना ही रखते हैं क्योंकि मार्जिन पैडिंग खुद एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मार्जिन पैडिंग में मेरी कोशिश होगी कि हम तब पढ़ें जब हम फ्रेश हुए हुए हों और फ्रेश होके आए हुए हों। तो अगली जो आपका वीक है नॉर्मली वो किस में आएगा,